हेलो गाइस, वेलकम बैक। और हम अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर को, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो हमने पिछली बार किया था यहाँ तक का, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो देखते हैं अब टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखने वाले कुछ टूल्स जो कि यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ उनमें से टूल्स का नाम यहाँ पे दे रखा है, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लिगेसेस, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स है। तो पहले देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इन द ईयर 1963 दो एंजाइम जो है डिस्कवर हुए थे फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। अब जिनको बैक्टीरियोफेज का मतलब नहीं पता, तो बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसपे बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया था, और वो उसकी जो ग्रोथ थी बैक्टीरियोफेज की, वो रेस्ट्रिक्ट की थी दो एंजाइम ने, जिसको डिस्कवर किया था 1963 में, और बाद में उसको आइसोलेट किया गया। तो इन दो एंजाइम्स में से जो एक एंजाइम था, वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए को, और जो दूसरा एंजाइम था वो जो है कट कर रहा था डीएनए को, और उसका नाम जिसने कट किया डीएनए को है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। और आगे हम देखें तो जो पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाउंड किया था, उसका नाम था हिंद 2 या हाइंड 2, जो भी आपको सही लगे आप वो बोल सकते हैं, जिसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे। और इसको आइसोलेट किया गया था 5 इयर्स लेटर, जब इसको डिस्कवर किया था उसके बाद। तो ये डिस्कवर होने में ये पता चला था, it was found that the hind two always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs। तो डीएनए के अंदर जो वो एक स्पेसिफिक साइट पे स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है, जो कि 6 बेस पेयर्स का होता है, और वहीं पर जो है हाइंड टू जो है डीएनए को कट करती है। और इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो बिसाइड्स हाइंड टू हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को भी आइसोलेट किया गया है, और ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच हैज अ डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो हम आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ कन्वेंशन दिए हुए हैं कि इनका नाम कैसे रखा गया है, जैसे हाइंड टू या फिर इको R1। तो ये नाम आया कैसे? तो जो ई लेटर है वो जीनस और स्पीशीज को डिनोट करता है। तो यहाँ पे ई डिनोट कर रहा है एशेरिचिया कोलाई को। जो CO है जो R है वो डिनोट करता है स्ट्रेन के नेम को। जो रोमन नंबर लगा हुआ है लास्ट में 1, वो डिनोट करता है कि कौन से इंडिकेट करता है कि कौन से ऑर्डर में जो है इस एंजाइम को जो है आइसोलेट किया गया था। तो अगर हम आगे बढ़े तो है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है वो एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स को बिलोंग करती है, जिसका नाम है न्यूक्लियसिस। और ये दो तरह की होती है, एक्सोन्यूक्लियसिस एंड एंडोन्यूक्लियसिस। एक्सोन्यूक्लियसिस का काम होता है न्यूक्लियोटाइड को कट करना डीएनए के, वो भी सिर्फ एंड से करना। मतलब एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के बीच से नहीं कट करेगी डीएनए को, उसके एंड से ही कट करेगी। और एंडोन्यूक्लियसिस का जो एंडोन्यूक्लियसिस जो है वो डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करती है। तो दोनों का ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो
बताया है कि each restriction endonuclease functions by inspecting the length of DNA sequence. मतलब restriction endonuclease जो है वो डीएनए की सीक्वेंस की लेंथ को पहले इंस्पेक्ट करती है. Once it finds its specific recognition sequence, जब वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस अपना फाइंड कर लेगी जो कट करना चाहती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो फिर तब वो जो है डीएनए से ताकि जो है वो डीएनए से बाइंड कर ले, और उनके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जहाँ कट करती है वो होते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स. अब जो ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होती है वो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है. अब पैलिंड्रोम सोच रहे होंगे होता क्या है. तो पैलिंड्रोम होता है जो बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड दोनों तरफ सेम होता है, सिमिलर होता है. जैसे एग्जांपल से दिया हुआ है मलयालम. अब इसे तुम आगे से पढ़ो या फिर पीछे से पढ़ो, स्पेलिंग दोनों की सेम ही है. तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड्स. और यहाँ पे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब न्यूक्लियोटाइड जो आगे से भी सेम है और पीछे से भी सेम है. तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे नीचे कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है डायग्राम के थ्रू. तो देखते हैं. द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड. तो ये एक वेक्टर डीएनए है, जैसे कि जिसको हम प्लास्मिड बोल सकते हैं. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है इससे. तो इसने क्या है, ये एरो दिख रहा होगा आपको. तो यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने मॉलिक्यूलर सीजर्स ने जो है इसको कट किया और यहाँ से इधर से कट किया. तो मतलब मिडल जो बीच का पार्ट है उससे थोड़ा सा दूर यहाँ से कट किया गया है इसको, प्लास्मिड को या फिर वेक्टर डीएनए को. और जो फॉरेन डीएनए है जो हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको कट किया गया है यहाँ ये इस एरो की तरफ से और इसको भी इस एरो की तरफ से. अब जो पार्ट रह गया कट करने के बाद सामने की तरफ, उसे हम स्टिकी एंड बोल देते हैं. स्टिकी एंड का मतलब यह है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जो है एक दूसरे स्टिक कर जाएंगे. अब इसके पीछे रीजन क्या होता है कि इनको स्टिकी एंड बोला गया है क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जिसके थ्रू ये लोग जो है बॉन्ड पेयर बना लेते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और ऐसे बनता है एक पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो हम अगर आगे चले तो यहाँ पे भी वही चीज दी हुई है कि स्टिकी एंड्स के बारे में. उसको स्टिकी एंड्स बोलते क्यों है क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स. ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ जाता है और ऐसे बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए. When they cut the same restriction enzyme, the resultant DNA have to be have the same kind of sticky ends, and these can be joined together end to end using DNA ligases. मतलब जो एंजाइम जो यूज होता है इन दो अलग अलग एक फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ने के लिए, उसका नाम होता है डीएनए लाइगेसेस. तो जैसे ये फॉरेन डीएनए है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर से कट किया गया. तो ये पार्ट मिल गया हमको कट किया हुआ जिसको जोड़ना है इसमें वेक्टर डीएनए में, जिसको भी मॉलिक्यूलर सीजर्स के थ्रू किया गया है. अब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. अब इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया ई कोलाई के न्यूक्लियस में. तो इसने रेप्लिकेट किया और ये अपने ही क्लोन्स बना रहा है, मल्टीपल कॉपीज बना रहा है. तो आगे देखते हैं. तो एक क्वेश्चन है. You may have realized that normally unless one cuts the vector and source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. मतलब यह है कि एक क्वेश्चन में आपको कंडीशन पूछ सकते हैं कि कब ये डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएट और या फिर क्रिएट नहीं हो सकता. तो उसका आंसर दे रखा कि अगर मॉलिक्यूल जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो ही कट करेगी वेक्टर डीएनए को और वो ही कट करनी चाहिए फॉरेन डीएनए को. दोनों अगर वही एंजाइम जो है दोनों को कट करेगी तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, वरना मॉलिक्यूल नहीं बन सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का. तो आगे चल के देखे तो है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए.
These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. अब जब भी डीएनए की कटिंग होती है तो उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ डीएनए की कटिंग के लिए 1, 2 और 3 फ्रेगमेंट्स बन गए हैं। तो वैसे ही डीएनए के फ्रेगमेंट बन जाते हैं। अब जैसे कि हमारा तो यही काम का फ्रेगमेंट है, ये दो काम के है ही नहीं, तो इन दोनों को रिमूव कैसे करें, या फिर हम सिर्फ इसको रिमूव कर ले और यहाँ पे कैसे जोड़ दे, तो उसमें काम आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टुवर्ड्स द एनोड। अब डीएनए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर देते हैं मैट्रिक्स या फिर मीडियम के थ्रू, जिसके वजह से जो है डीएनए के नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है एनोड के पास जाने मूव करने लगते हैं। और जो मीडियम यूज होता है उसका नाम होता है एगेरोस, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर होता है और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी वीड से। यहाँ पे दिया हुआ है द डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है एक सीविंग इफेक्ट के थ्रू मूव करना चालू करते हैं एनोड की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे सीविंग इफेक्ट क्या होता है। तो सीविंग इफेक्ट अगर नॉर्मल वर्ड में बोलूं तो स्मॉलर द साइज फास्टर इट मूव्स, यानी जितना कम होगा डीएनए के मॉलिक्यूल का साइज, उतना तेजी से वो जो है एनोड की तरफ मूव करेगा। और रिसीविंग इफेक्ट जो है एगेरोस जेल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब एगेरोस जेल कितना डेंस है कितना रेयर है, जितना ज्यादा रेयर होगा उतना जल्दी मूव करेगा, जितना ज्यादा डेंस होगा उतना धीरे मूव करेगा। और आगे हम अगर देखें तो एक क्वेश्चन है कि गेस एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल वाज लोडेड। तो हम इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो वेल्स है ये रेक्टेंगल टाइप दिख रहे होंगे आपको, तो इसके अंदर डीएनए के जो है सैंपल को लोड किया गया है और यहाँ से ये जो है एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आगे देखिए हम अगर तो the separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide। तो हम डीएनए को जो है अपनी नेकेड आई से विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, ना ही किसी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो हम उस डीएनए को जो है स्टेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से। अब इथिडियम और फॉलो करते हैं एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। अब इथिडियम ब्रोमाइड एक ब्रोमीन का कंपाउंड है, तो और ब्रोमीन आपको पता है रेडिश ब्राउन या फिर ऑरेंज कलर का होता है, तो हमको स्टेन करने के बाद डीएनए जो है ऑरेंज बैंड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दे रखा है यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल exposed to UV light. The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece। अब जैसे हमने कहा कि हमें पता क्योंकि डीएनए अलग अलग जगह से कट हो गया है और फ्रेगमेंट्स में आ गया है, तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है अब उससे इजीली सेपरेट कर सकते हैं और हमको सेपरेट कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस का जो हम बोलते हैं सेपरेशन के, उसको बोलते हैं इल्यूशन। तो अगर कोई पूछे इल्यूशन क्या है तो हमको इतना बताना कि जेल जो है वो जेल इज कट अराउंड द बैंड हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो जेल है वो कट कर देता है बैंड को ऐसे अलग अलग पोजीशन पे, और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको सराउंड कर देता है ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है हम बाद में रिमूव कर ले अपने वेक्टर डीएनए के साथ कंबाइन करने के लिए। अब आगे दे रखा है द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर्स। हाँ, तो यह वही दिया है कि हम इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम यहाँ से रिमूव करेंगे उसे हम प्लास्मिड या वेक्टर डीएनए के साथ कंबाइन करेंगे, जिसके थ्रू जो है हम बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स बना पाएंगे उसे होस्ट में इंट्रोड्यूस कराने के बाद। तो ठीक है गाइज, हम आज का इस ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में जब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को आने वाली वीडियोस के लिए। बाय बाय।